उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के संस्करण की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं ने भारत का परचम दुनिया में फिर लहराया, फिर भारत का झंडा शान से फहराया और देश की झोली में तमाम मेडल की टैली लाकर भारत को फिर गौरवान्वित किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शुरुआत में मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू का नाम कौन नहीं जानता, और एक दशक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आज देश के तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए खेल एक प्रेरणा स्रोत है। तो इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में फिर से स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है, बल्कि देश के विभिन्न वेट लिफ्टर्स के लिए एक मिसाल कायम की है। तो आइए जानते हैं मीराबाई चानू की ये सफलता और उनकी जीवन की कहानी। मणिपुर के नॉकपोंग कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर आज कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। बचपन में मीराबाई अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में लकड़ियां लेने जाती थी। यही वह समय था जब उनकी शारीरिक ताकत ने परिवार का ध्यान खींचा। आगे चलकर उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना खेल बनाया और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू की। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने सिल्वर जीता था। इसके बाद 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम में उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। अब 2026 में वही मीराबाई फिर ग्लासगो लौटी। इस बार उनके सामने सिर्फ पदक जीतने की चुनौती नहीं थी, वह लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने उतरी थी। फाइनल में शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। स्नैच के पहले प्रयास में 82 किलो वजन नहीं उठा सकी, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने वापसी की और फिर 85 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 105 किलो वजन उठाया। कुल वजन पहुंचा 190 किलो। गोल्ड पक्का हुआ और साथ में नया गेम्स रिकॉर्ड भी। मेडल जीतने के बाद मीराबाई ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे कोच विजय शर्मा को दिया। बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश। उन्होंने बताया कि करियर के दौरान कई चोटों के बावजूद परिवार ने उनका हौसला बनाए रखा। उनकी यह जीत सिर्फ मणिपुर या भारत के लिए एक गोल्ड नहीं था, यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने सालों तक खुद को लगातार बेहतर बनाया और हर बार बड़े मंच पर वापसी की। मीराबाई ने ग्लासगो में फिर साबित किया कि अनुभव, अनुशासन और हौसले के दम पर उम्र नहीं, प्रदर्शन मायने रखता है। मणिपुर की इस बेटी ने एक बार फिर वजन उठाया, रिकॉर्ड बनाया और भारत का तिरंगा सबसे ऊपर पहुंचा दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू। श्रोताओं, इन एथलीट्स की जो कहानियां हम सुनते हैं वो सचमुच सफलता की कहानी तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन भी रहा है, संघर्ष भी रहा है। वो कहा जाता है ना, संतुष्ट नहीं वो जीवन पथ में सदा सफल रस पीता है, संतुष्ट वही जो कष्ट भोग कर सुखमय जीवन जीता है। तो हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी कहानियां भी ऐसी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब वो अपनी इन चुनौतियों से, संघर्षों से पार पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लाते हैं तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है और देश भर के करोड़ों युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अब ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं त्रिपुरा की अस्मिता डे की। अस्मिता डे ने भारत के जूडो खेल का इतिहास बदल कर रख दिया है और उन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में 48 किलो वर्ग
श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने जिस तरह से तमाम युवाओं को प्रेरित किया, उसी तरह से अस्मिता डे ने भी तमाम युवाओं को प्रेरित किया और जूडो क्षेत्र में जो आगे आना चाहते हैं उनके लिए मिसाल बन गई। तो आइए फिर से हम एक और प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं जिन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना खेल का एक नया इतिहास रचा है। त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से निकलकर अस्मिता डे ने ग्लासगो में भारतीय जूडो का इतिहास बदल दिया। महिलाओं के 48 किलो वर्ग में अस्मिता ने कनाडा की हेडी कवाच को हराकर गोल्ड मेडल जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मुकाबला आसान नहीं था। फाइनल गोल्डन स्कोर तक पहुंचा, जहां अस्मिता ने बाजी अपने नाम की, लेकिन इस जीत के पीछे लंबा संघर्ष है। अस्मिता के पिता साइकिल मैकेनिक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी। अस्मिता ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से नहीं बल्कि 800 मीटर दौड़ से की थी। जिला स्तर के एक ट्रायल में जूडो से जुड़ने के बाद उन्होंने इसी खेल को अपना करियर बना लिया। फिर उनकी जिंदगी में बड़ा झटका आया। 2025 में पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद अस्मिता ने जूडो छोड़ने तक का फैसला सोच लिया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और अपना अभ्यास जारी रखा। ग्लासगो में जब उन्होंने गोल्ड जीता तो ये उनकी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। जीत के बाद अस्मिता ने कहा कि सफर में जिन लोगों ने उनका साथ दिया वे उन सभी की शुक्रगुजार है। ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया, जिसने उन्हें अपने परिवार की मदद करने का सहारा दिया। एक छोटे गाँव से निकली अस्मिता अब भारतीय जूडो की नई पहचान बन चुकी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी। श्रोताओं, हाल ही में जो देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसके अवसर पर नागालैंड की 4 हस्तियों और समाज सेवियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये 4 हस्तियां नागालैंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और अपना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान दे रही हैं। तो आइए इन हस्तियों के बारे में जानते हैं और उनसे ही सुनते हैं उनके अनुभव। ये रिपोर्ट हमें भेजी है हमारी संवाददाता असुनो ने कोहिमा से। नागालैंड के 4 लोगों के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गर्व और सम्मान का अवसर रहा। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला था। इनमें कोहिमा के कुजामा गांव की केविरनु केरा भी शामिल थीं, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की लाभार्थी हैं। It is a matter of great pride and honor for me to attend the at-home reception to be hosted by the Honorable President of India on the occasion of Independence Day at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. This invitation has been extended in recognition of the significant and positive impact that rural skill development through the DDU-GKY program has had within my community. As a beneficiary of the DDU-GKY, my achievement and contribution has played an inspiring role in encouraging others to pursue skills development and livelihood opportunities. This recognition has motivated me to work harder and contribute more to our society. इसी तरह दीमापुर के ख्रोलो नारो को भी राष्ट्रपति भवन के समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। वे क्रिएटिव क्राफ्ट्स चलाते हैं, जहां बांस से फर्नीचर और विभिन्न हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं। उनके इस काम का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में भी किया था। मेरा चांस पाए करने की हमी के इनविटेशन पा करने हमी जाएगी नेता की भी लोग गोरगो नेता की भी थैंक यू बोल दिया से। कोहिमा के केपोजो कुपुह भी उन 4 प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्हें इस विशेष समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। वे सेंट जोसेफ कॉलेज जखामा से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय विकसित भारत युवा संसद में उन्हें बेस्ट रिस्पॉन्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नमस्कार, मैं केपोजो कपुन और राष्ट्रपति भवन से 15 अगस्त के एट होम समारोह का आमंत्रण मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। एक युवा और एक छात्र होने के रूप में ये बस मेरे लिए केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि नागालैंड के युवाओं के लिए एक गर्व का विषय है। मैं इस अवसर के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माय भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारत सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यह अवसर मुझे देश और अपने राज्य के लिए और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद। चौथी आमंत्रित लोलिका शोहे थी। वे एनएसएस स्वयंसेवक हैं और युवा आपदा मित्र योजना की लाभार्थी भी हैं। आपदा के समय लोगों की मदद करने और समुदाय को आपदा के लिए तैयार करने में युवाओं की बढ़ती भूमिका को उनका योगदान दर्शाता है। It is a matter of immense pride and honor for me to attend the at-home reception hosted by the Honorable President of India. This invitation was sent through the Abda Mitra for the training camp conducted at the Home Guard Training Center at Dolvi on the month of March this year. As a beneficiary of the Abda Mitra, this training camp has taught me skills such as CPR, first aid, building evacuation, and many more, which will be helpful in times of disaster. This invitation has brought me and my family great pride and honor, inspiring me to serve the community more and be prepared in case of disasters. राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह में शामिल होने का अनुभव इन चारों के लिए खुशी, गर्व और सम्मान से जुड़ा रहा। इन चारों को मिला यह निमंत्रण देश की विविधता और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का भी उदाहरण है। इस वर्ष राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह के निमंत्रण पत्र के डिजाइन में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीवंत लोक कला परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। नागालैंड के इन 4 प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति भवन का यह अनुभव सिर्फ एक समारोह का हिस्सा बनना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर अपने राज्य और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का गौरव भी था। असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर। श्रोताओं, हाल ही में त्रिपुरा में एक अनोखी पहल हुई। चकमा भाषा और लिपि दिवस मनाया गया था और चकमा भाषा और लिपि दिवस के अवसर पर जो चकमा की सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा है, उसको प्रदर्शित करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर रहा। और इस अवसर पर अगरतला में जुलूस का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन हुआ। विभिन्न कलाकारों ने, लेखकों ने और जो विभिन्न रचनाकार हैं और चकमा भाषा और लिपि से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं चकमा भाषा और लिपि के बारे में और किस तरह से इस दिन के मनाए जाने से इस लिपि और भाषा का सांस्कृतिक महत्व उभर कर सामने आया है। इस बारे में विस्तार से जानते हैं। त्रिपुरा हाल ही में चकमा समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा, रंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सराबोर नजर आया। पहली बार मनाए गए चकमा भाषा और लिपि दिवस का उद्देश्य चकमा भाषा, उसकी लिपि, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। कार्यक्रम में आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को पहुंचाने और भाषाई विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। चकमा समुदाय भारत की धरती से दिल और आत्मा से प्रेम करने वाला एक शांति प्रिय, देशभक्त और भारतीय होने पर गर्व करने वाला समाज है। पीढ़ियों से हम भारत के साथ अपने भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध को गर्व के साथ संजोए हुए हैं। भारत के प्रति हमारी निष्ठा और प्रेम हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्रता के समय से ही चकमा समाज भारत के असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में निवास करता आया है और इन राज्यों में चकमा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा मानना है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और परंपराओं से प्रेम करना तथा साथ ही भारत के प्रति गर्व और समर्पण की भावना रखना, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही हम और अधिक आत्मविश्वास के साथ भारत के समृद्ध और विविध संस्कृति का हिस्सा बन सकते हैं।
अगरतला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत रंगारंग जुलूस के साथ हुई। छात्र छात्राओं, कलाकारों और चकमा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक पोशाक और आभूषणों के साथ इसमें हिस्सा लिया। जुलूस ने त्रिपुरा की सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता का संदेश दिया। चकमा भाषा हमारी लिपि दिवस का आयोजन हमारे लिए गर्व का विषय है। अपनी भाषा और संस्कृति को आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक चकमा भाषी होने के नाते मुझे इस अवसर पर विशेष रूप से गर्व और खुशी हो रही है। हमारी राज्य सरकार चकमा भाषा, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। सभी को नमस्कार। इसके बाद रविंद्र भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हर समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान को आवश्यक बताया। Government of Tripura, under the able leadership of our Honorable Chief Minister, has been working for their holistic development when it comes to the other sub-tribes of our state. We have 19 sub-tribes all together in our state, and we are committed for the holistic development of all other sub-tribes in our state. पहला चकमा भाषा और लिपि दिवस केवल एक भाषा का उत्सव नहीं, बल्कि समुदाय की पहचान, इतिहास और परंपराओं को सहेजने की पहल है। भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समाज की परंपराएं, ज्ञान और यादें पहुंचाती हैं। ऐसे में चकमा भाषा और लिपि को जीवित रखना समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से सीधे जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी ने ये संदेश दिया कि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा सीखे, उसका इस्तेमाल करे और अपनी विरासत पर गर्व करे। साथ ही समारोह ने त्रिपुरा की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी सामने रखा। चकमा भाषा और लिपि दिवस का संदेश स्पष्ट है। किसी भाषा को बचाना उसके साथ जुड़ी पहचान और विरासत को बचाना है। इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना समुदाय के साथ साथ समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार बल। श्रोताओं, सिक्किम की लेप्चा संगीत संस्कृति सिक्किम की एक बहुत बड़ी विरासत है और यहाँ की परंपरा को प्रदर्शित करती है। तो सिक्किम की लेप्चा संगीत संस्कृति का प्रदर्शन अभी हाल ही में एक विशेष राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिला और इस समारोह की ये खास बात रही कि यहाँ पर तुंगवुक नाम का एक जो महत्वपूर्ण वाद्य है, इसके वादकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 32 वादकों ने एक साथ तुंगवुक वाद्य बजाकर इस रिकॉर्ड को कायम किया और एक अलग ही माहौल का प्रदर्शन देखने को मिला। ये वाद्य जीआई टैग प्राप्त वाद्य है और लेप्चा संगीत एक मधुर संगीत है। आइए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में इस राज्य स्तरीय समारोह के बारे में जानते हैं और साथ ही लेप्चा संगीत की धुन भी आपको इस रिपोर्ट में सुनने को मिलेगी। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। सिक्किम की समृद्ध लेप्चा संगीत परंपरा को तेंदोंग लोरूम फात 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी पहचान मिली। पारंपरिक तुंगबुक वाग बजाने वाले सबसे बड़े समूह ने नया रिकॉर्ड कायम किया। This is an attempt by Sikkim to set India Book of Record with largest gathering of Lepcha musicians playing traditional instrument tumbuk। 7 अगस्त को गैंगटॉक के रिज पार्क स्थित योंगथोंग ओपन मार्केट में 32 कलाकारों ने एक साथ तुंगबुक बजाया। जीआई टैग प्राप्त यह पारंपरिक वाग लेप्चा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। All right, ladies and gentlemen, let's count with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go!
बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सबसे बड़े तुंगबुक वादकों के समूह का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को मनन केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान सौंपा गया। यह पहल योंगथोम सीजन 3 के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लगभग भुलाए जा चुके तुंगबुक वादन को फिर से जीवंत करना और युवा पीढ़ी को लेपचा लोक संगीत सीखने के लिए प्रेरित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि तेंदोंग लोरूम फात लेपचा समुदाय के मयेल ल्यांग यानी सिक्किम प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने विकास के साथ साथ भाषा, पारंपरिक ज्ञान, संगीत और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बोंगथींग की पारंपरिक रस्मों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लेपचा विरासत के संरक्षण में योगदान देने वालों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हुआ। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों तक सिक्किम की स्वदेशी परंपराओं को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मोइनत चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक। अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के अंतर्गत ग्रुप ए, बी और सी के सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए एक समान पात्रता मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके तहत आवेदकों के लिए 3 अनिवार्य शर्तें तय की गई है, जिनमें स्थायी निवासी इंडिजिनस एपीएसटी यानी राज्य के मूल निवासी एवं एपीएसटी की पात्रता और इंडिजिनस ट्राइबल लैंग्वेज यानी स्थानीय जनजातीय भाषा का ज्ञान शामिल किया गया है। कैबिनेट ने प्रिंसिपल और डीडीएसई के पदों पर पदोन्नति के लिए एक बार की विशेष छूट के तहत 2 वर्ष की सर्विस रिलैक्सेशन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए भी एक बार की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट तथा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट से संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स में संशोधन को भी मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, हम पूर्वोत्तर डायरी के पिछले कुछ संस्करणों से आपको नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं और आज भी एक ऐसी ही जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थ्यांग न्यूंगयम ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी विविध परंपराओं और रीति रिवाजों से नागालैंड में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और नागालैंड की ये जनजातियां वहां की विरासत और परंपरा को और विशेष बनाती हैं। तो आइए इस जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों और वर्तमान समय में इन जनजाति के बरकरार होते हुए मूल्यों पर ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं, जो हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से भेजी है। नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में जहां पहाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं और नदियां इस भूमि की प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, वहीं निवास करता है नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति खियामनियुंगन। भारत और म्यांमार दोनों देशों में फैली इस जनजाति का मूल निवास नागालैंड के सबसे पूर्वी जिले नोकलाक में है, जिसे सीमांत जिला भी कहा जाता है। तुएनसांग जिले से अलग होकर बना नोकलाक लगभग 1152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ मुख्य रूप से खियामनियुंगम जनजाति निवास करती है। खियामनियुंगन नाम स्वयं एक कहानी कहता है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। खियाम जिसका अर्थ है पानी, न्यू यानी महान और अंगान यानी स्रोत। इनका संयुक्त अर्थ है महान जल का स्रोत। यह नाम उस बड़ी नदी से जुड़ा है जो उनके क्षेत्र से निकलती है, लांग नदी, जिसे आगे जाकर जुंगकी के नाम से जाना जाता है और अंततः म्यांमार की चिनद्विन नदी में मिल जाती है। लोक कथा के अनुसार खियामनियुंगन लोगों की उत्पत्ति खियामगान नामक स्थान से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बड़े बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। जब पानी कम हुआ तो वे नीचे लौटे और खियामगान में नई बस्ती बसाई। समय के साथ वे अलग अलग दिशाओं में फैलते गए और आज के नोकलाक क्षेत्र तथा म्यांमार में चिनद्विन नदी के उत्तरी किनारे तक बस गए।
नोकलाक का जीवन पूरी तरह कृषि पर आधारित है। खियामनिउंगन समुदाय मुख्यतः ग्रामीण है और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसे झूम या स्थानांतरित खेती और सीढ़ीनुमा खेती दोनों तरीकों से उगाया जाता है। ये समुदाय जैविक खेती करता है और पहाड़ियों में उगने वाली नागा किडनी बीन्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्योहार खियामनिउंगन संस्कृति की धड़कन है, जो समुदाय, आस्था और कृषि को एक साथ जोड़ते हैं। इनके कई त्योहारों में त्योस्कुम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है। त्योस्कुम सुमाई नए झूम खेतों की फसल के आगमन का प्रतीक है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। 8 दिनों तक पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान फसल काटना पूरी तरह वर्जित रहता है, ताकि त्योहार का आशीर्वाद बना रहे। संपन्न परिवार बड़े भोज का आयोजन करते हैं, जिनमें मिथुन या भैंस की बलि देकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन और चावल की बियर साझा की जाती है। त्योस्कुम एकता, सांस्कृतिक पहचान और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। ये सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि त्योहार के बाद विवाह योग्य युवा अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करते हैं। इसके अलावा खाओ जाओ सिए होक आह, जो जनवरी में मनाया जाता है, और बियाम, जो अगस्त में मनाया जाता है, भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये सभी त्योहार कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं। खियामनिउंगन समुदाय की कला भी अत्यंत विशेष है। बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती हैं और परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए ये वर्जित माना जाता है। महिलाएं बैक स्ट्रैप या कमर करघे पर कपड़े बुनती हैं, जिनके डिजाइन पहनने वाले की पहचान, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनके वस्त्र लाल और गहरे नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन पर कौड़ी और शंख के सजावटी तत्व लगाए जाते हैं। उनका एक खास परिधान पारंपरिक योद्धा शॉल नुटसाह है। आभूषण भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं पीले और नारंगी कांच के मोतियों की कई परतों वाली मालाएं पहनती हैं, जिनमें बीज, शंख और कभी-कभी चमकीले कीटों के पंख भी शामिल होते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। आज भले ही खियामनिउंगन समुदाय के अनेक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, फिर भी वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को संजोए हुए हैं। सामुदायिक एकता, पारिवारिक संबंध और कृषि से जुड़े अनुष्ठान आज भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से आसोनो की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ, कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ, कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कान्न कुबजरे परा बार भूया आहिसिले, केई बंशते शंकर देव इयाते जन्मिले। हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मरुर देखरे आजान फकीरे मधुर जिकिर रसिले, दिल्लीर दिलोआरे आही हस्ती पुथी आँकिले, पंच नदीर तेग बाहादुरे धर्मर केतु गढ़िले, समन्वयर देखुआले कत प्रकाशत स्फूर्त। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
पूर्वोत्तर डायरी।